पवित्र भूमि देव की भूमि है और मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पर आज इंटेलेक्चुअल मीट रखा गया है और मैं तो मानता हूँ जो पवित्र भूमि देव की भूमि तप की भूमि है और मैं बिहार पटना से ज्ञान की भूमि से आया हूँ। तो ज्ञान बिना तप और देव के आशीर्वाद के बिना अधूरा रहता है। तो मैं मानता हूँ कि इस पवित्र भूमि को जहाँ मैं नमन करता हूँ वहीं इस यात्रा को भी नमन करता हूँ कि देवों के साथ ही हमारी ज्ञान की परंपरा रही है और हम लोगों ने गुरुओं से ही आशीर्वाद लेकर गुरुकुल में ही आशीर्वाद लेकर ज्ञान अर्जित करने की परंपरा रही। उस बुद्ध की पवित्र भूमि नालंदा की इस पवित्र भूमि से हमने जहाँ ज्ञान के विषय को पूरे विश्व को संदेश दिया वहीं अध्यात्म और हमारी संस्कृति को इस पवित्र भूमि देव से हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है। तो आज दोनों भूमि को मैं नमन करता हूँ। जहाँ चारों धाम मिलते हैं वो अपने आप में पूरी तरह से हम कहते हैं कि जीवन सफल हो गया। आप उस पवित्र भूमि पर बैठे हैं तो मैं तो मानता हूँ कि आपका जन्म लेने से ही जीवन सफल हो गया। आज हमारे बीच इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे मित्र हमारे युवा मोर्चा के साथी रहे और मैं देख रहा था पिछले 2 दिनों से जिस सरल भाव से जनता के साथ सीधे संबंध के साथ संवाद और एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का सफर तय करने वाले हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास के नए पैमाने पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और सफल रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सांसद महेंद्र भट्ट जी, मैं देख रहा था कि जब पार्टी के संगठन के पदों पे आ जाते हैं तो लोगों का जो संसदीय पद है वो ध्यान में नहीं रहता है। तो हम लोग अब तक महेंद्र जी को भी और मैं भी देख रहा था अपने आप को भी अध्यक्ष के रूप में ही हम ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि हमें संगठन से ही यहाँ पहुँचाया गया है। हमारे मंत्री लेकिन हैं तो आपके शिक्षा मंत्री, लेकिन जो कार्यकर्ता भाव के अंदर हम लोग देखते हैं अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में और जिस प्रकार से देश के सभी भागों में लगातार काम करते हैं, वैसे धन सिंह रावत जी हमारे इस शिवालय कॉलेज के हमारे अभिभावक चेयरमैन मेरे पिताजी के मित्र श्री सुनील कुमार जी, हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, शिवालिक कॉलेज के अजय कुमार जी, हमारी वीसी आदरणीय प्रोफेसर तृप्ता ठाकुर जी, आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर राजीव आहूजा जी, इस परिषद में बैठे माननीय विधायक जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ बिहार सरकार के अधिकारी विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित कई अपने मीडिया के बंधुगण और इंटेलेक्चुअल मीट में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे अभियंतागण, हमारे चिकित्सक, हमारे व्यवसायीगण, समाज के वैसे वर्ग जिनका नेतृत्व समाज को दिशा देता है, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ।
बहुत ही अनूठा संबंध है इस पवित्र देव की भूमि का। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के प्रति भी समर्पित भाव से जिस प्रकार से यहाँ सैनिकों का एक बड़ा समूह रहता है, और हम कहते हैं कि जहाँ तप है वहीं संघर्ष करने का मादा भी है। और मैं देख रहा था बड़े पैमाने पे हमारे पूर्व सैनिक हर स्थान पे नजर आते हैं। मैं उन सैनिकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज मैं जब यहाँ पर आपके बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है, और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो केवल उनका सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूँ उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन मित्रों, आप सब समाज के वैसे वर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम बनाया है, और कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने से, एक एक कदम आगे बढ़ने से ये देश भी 140 करोड़ जनता का ये जो हमारा भारत है वो भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब इस भारत में लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया वाला भारत है। एक समय इस भारत को इस रूप में देखा जाने लगा कि ये भारत केवल मजदूरों का है, ये भारत केवल संख्या मात्र है। इस भारत को गरीब देश कहकर संज्ञा दी जाने लगी। आजादी के बाद जो गुलामी के बाद जो आजादी मिली, शायद मानसिक रूप से हम पूरी तरह से अपने कामों के कारण आजाद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं मानता हूं सोने की चिड़िया वाला भारत आज फिर से मेक इन इंडिया वाला भारत बनकर उभर रहा है, जहां हर भारतवासी लोकल फॉर वोकल के साथ भारतीय रिसर्च, भारतीय इनोवेशंस, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जहां हम एक साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमने अपने स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही ताकत से आगे लाया है। आज पूरे विश्व में अगर योग दिवस मनाया जाता है तो भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलता है। वहीं पर जब कोरोना जैसा आपदा आती है और भारत के रिसर्च, भारत के साइंटिस्ट, भारत के चिकित्सक अपना वैक्सीन जब तैयार करते हैं और कोरोना के अपने वैक्सीन से हम पूरे विश्व को भी सहयोग करते हैं, तो दिखता है कि भारत का साइंस और भारत का स्पिरिचुअलिटी दोनों अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। और मैं इसलिए आज कह रहा था कि वो कालखंड था, पहले का समय था, हमारे यहाँ जब भी ऐसे आपदा आती थी हम सालों इंतजार करते थे वैक्सीन के लिए। हम सालों सोचते थे कि कब हमारे देश में वैक्सीन आएगा और फिर हमें उससे मुक्ति मिलेगी। पर उस कोरोना के कालखंड को जब याद करते हैं तो हर एक भारतवासी पे गर्व होता है और अपने भारत पे गर्व होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपने साइंटिस्ट पर विश्वास किया गया,
अपने रिसर्चकर्ताओं पर विश्वास किया गया। हमने केवल अपने भारत को ही नहीं फ्री वैक्सीन देकर लोगों को उस आपदा की घड़ी से मुक्ति दिलाई, लेकिन हम लोगों ने पूरे विश्व में भी जहां जहां आवश्यकता हुई हमने मदद के रूप में, सहयोग के रूप में भारत के वैक्सीन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। आज हम देश में आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता हमारे बढ़ रही है। हमारा अपना इतिहास जो सांस्कृतिक रहा है वो गौरवशाली इतिहास बनकर आगे आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके सामने जो नई शिक्षा नीति है उसको किस प्रकार से हम लागू कर रहे हैं। हम मानते हैं अभी भी हमें बहुत कमी है, पर उन कमियों के बावजूद हम हर कमियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि भारत की शिक्षा को हम रोजगार देने के केंद्र के रूप में मानते हैं। हम भारत की शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को केवल जॉब गिवर्स सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरेगा। और ये समय भारत के नए उत्थान का है, नए उड़ान का है। आज जब एआई का युग आ गया है, हमारा युवा पूरी तरह से मोबाइल पे अपने नए युग की ओर देख रहा है। उस समय भारत को हम सबको आगे बढ़ाना है। कल तक इस भारत को मैन पावर के रूप में यूज किया जाता था। लोग कहते थे कि भारत में मैन पावर है, हम इसलिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो समय आगे बीत गया है मित्रों। हम अब केवल मैन पावर के रूप में नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप होने वाले हैं, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय किया है कि हम देश के हर इलाके में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देंगे। हम भारतीय प्रोडक्ट को बनाने के लिए भारतीय लोकल फॉर वोकल के परंपराओं को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत को बनाना हो। और मैं मानता हूं कि भारत के स्किल में बहुत क्षमता है। कल तक इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए लोग परेशान होते थे, लेकिन आज देश के हर राज्यों में हम रिसर्च सेंटर के रूप में जा रहे हैं। पहले कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद अगर रिसर्च करने की इच्छा रखता था, डॉक्टर बनने के बाद कुछ रिसर्च करने की इच्छा रखता था, तो विदेश की तरफ देखता था। पर आज वो दिन नहीं है मित्रों। आज भारत के हर राज्य में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि हम हर सेगमेंट में अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाएं। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो अपने साइंस का सेक्टर हो। तो मैं मानता हूं कि ये जो परिवर्तन का समय है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की परंपराएं जो रही, भारत की जो अपनी ताकत रही, उनके साथ साथ आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर के साथ साथ सेमीकंडक्टर का सेंटर हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश के करीब 7 बड़े राज्य सेमीकंडक्टर की सेंटर और बड़े यूनिट बनाने जा रहे हैं। एक एक राज्य में 7,000 करोड़ से अधिक के निवेश हो रहे हैं। आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य, महाराष्ट्र, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। और कहते थे हम चिप्स के उस मार्केट को जो सिलिकॉन वैली और चाइनीज चीजें, लोग चाइनीज सिलिकॉन वैली को कहते थे और सिलिकॉन वैली और चाइनीज मटेरियल को कहते थे, आज वो चिप्स भी भारत अपना बनाने में आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा था कि जब हम इस दिशा में सोचते हैं तो अपने आप में लगता है कि भारत को भी कितना और आगे करना है। 2047 का जब रोड मैप की हम चर्चा करते हैं तो वो रोड मैप में स्पष्ट रूप से दिखता है कि आज हम भारत की युवाओं को जहां स्किल से जोड़ रहे हैं, वहीं भारत की महिलाओं को, भारत के बड़े वर्ग को
उद्यमिता से भी जोड़ रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री की जो लखपति दीदी योजना है वो भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हम देश में जब जीविका की बहनों की बात आती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है तो दिखता है कि हमारी महिलाएं किस प्रकार से कदम मिलाकर केवल अपने परिवार को नहीं इस देश को भी आगे बढ़ा रही है। मैं इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा था कि आज समाज का हर वर्ग किस प्रकार से अपने अपने संकल्प के साथ अपने अपने समर्पण के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहा है। आज हायर एजुकेशन लगातार हमारे जो युवा साथी हैं वो स्टार्टअप से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आज देश में बड़े पैमाने पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं वो हमारे युवा साथियों के कौशल को दिखा रहे हैं, उनके इनोवेशन को, उनके रिसर्च को दिखा रहे हैं, उनके इंटरप्रेन्योरशिप को दिखा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बना है, 2 लाख से अधिक DPIIT के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप आज भारत में हैं, 100 से अधिक यूनिकॉर्न आज भारत में हैं। ये 2014 के बाद का भारत है मित्रों, जो कहीं न कहीं आगे बढ़कर अपने युवाओं की ताकत के बल पर आगे बढ़ रहा है। हम जब कहते हैं कि भारत सबसे युवावादी वाला भारत है, पूरे विश्व में सबसे अधिक युवावादी भारत ही है, लेकिन मित्रों हमेशा कहा जाता है कि एनर्जी को अगर डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो कहीं न कहीं नुकसान करती है। हम मानते हैं भारत की इस एनर्जी को, और एक केमिस्ट्री का फिजिक्स का फार्मूला भी है, एनर्जी प्लस डायरेक्शन इक्वल टू पावर। और हम इस बात को मानते हैं कि भारत के युवाओं को उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने का काम अगर हमारी सरकार करेगी तो निश्चित रूप से ये पावर भारत के निर्माण में बहुत काम आएगा। और कहीं ना कहीं ये समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की, और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार दे रही है। जब लोग पूछते हैं कि दिनों में बदलाव क्या आया, मैं अगर एक चीज की चर्चा करता हूं तो मुझे बड़ी अपने संतुष्टि मिलती है। जब इस देश में जनधन खाता खोला गया तो कईयों ने कहा था कि गरीब का खाता खोलकर आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आज खुशी होती है इस बात से जब मालूम होता है कि 54 करोड़ गरीबों का जनधन खाता खुला। और मैं मित्रों, जब गरीब का पैसा बिचौलिया खा जाता था, उसके लाभ का पैसा बिचौलिया खा जाता था, आज देश में वही स्थिति नहीं है। एक समय इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 15 पैसा पहुंचता है, पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधे 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये है बदलाव। और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अभी कि किस प्रकार से यूपीआई ने तस्वीर बदल दी। लोग कहते थे कि भारत के लोग इसका कैसे उपयोग करेंगे। आज पूरे विश्व में डिजिटल ट्रांसफर सबसे अधिक कहीं होता है तो अपने भारत में होता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भारत है। हम डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मित्रों मैं ये भी कहता हूं हमें डिजिटल क्रांति के साथ, नए इनोवेशन के साथ आगे तो बढ़ना है, पर भारत की स्पिरिचुअलिटी और भारत की संस्कृति को भी बनाए रखना है। कई बार इंटेलेक्चुअल मीट में हम चर्चा करते हैं भारत के विकास के लिए, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, इनोवेशन, लेकिन मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर भारत के सांस्कृतिक विकास की भी चर्चा करता हूँ। मित्रों, अगर हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्राइड होता है, प्राउड होता है, लेकिन मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं पूरे देश को जब एकजुट रखता है तभी वो दिखता भी है।
आज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के वर्तमान सरकार की सोच के अनुरूप विकास हो। आज भारत की सीमाओं को अगर हम 100% फेंसिंग की बात करते हैं तो लोगों को समझ में लगता हो कि किस विषय की चर्चा हो। मित्रों, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी आपके इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएंगे। आज हमारी सरकार ने इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ रही और आज उस दिशा में हम आगे काम भी कर रहे हैं। कल तक लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में हमारा अंतिम गांव है, और अंतिम गांव का मतलब होता था वहां डेवलपमेंट नहीं करना है। अंतिम गांव का मतलब होता था कभी भी हमला हो जाएगा। अंतिम गांव का मतलब होता था कि लोग वहां मजबूरी में रहते हैं, लोग को वहां रहने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी सरकार का सोच उल्टा है। हम मानते हैं हमारे देश का पहला गांव हुआ है, भारत का प्रथम विलेज हुआ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस प्रथम गांव को सबसे अधिक विकसित गांव बनाने का संकल्प लिया। जो हमारी सीमाओं पर रहते हैं हमारे नागरिक, उन्हें गर्व होना चाहिए कि वो भारत में रहते हैं। उन्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि भारत की सीमा पर रहते हैं। मित्रों, इस बात के साथ कहीं ना कहीं भारत की सरकार की सोच दिखती है। और आज का समय भारत के उस प्रभाव का समय है। पूरे विश्व में आज भारत के नीतियों की, भारत के स्टार्टअप की, भारत के इनोवेशन की चर्चा हो रही है। और हम सब कोई ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें एक मौका मिला है भारत को उस विकसित दिशा में आगे लेके जाने का। लेकिन मित्रों, यह संघर्ष का भी दौर है। नई पीढ़ी को जो रील्स पे आ गया है, जो रियलिटी से कभी कभी दूर हो जा रहा है, उससे भी हमें चिंता करनी है। हम ये नहीं मानते कि ये भारत केवल वैसे युवाओं का है जो केवल निगेटिव चीजों के लिए जाना है। ये भारत वैसे युवाओं का है जो इनोवेशन के लिए जाना है। आज लोग कहते हैं कि आज का भारत जेनजी वाला भारत। मैं मानता हूं कि जेनजी है, लेकिन वो जेनजी क्रिएटिव दिशा में काम करेगा, वो जेनजी इनोवेशन के लिए काम करेगा, वो जेनजी भारत के निर्माण के लिए काम करेगा। हम अपने युवाओं को इस दिशा में लेके जाना है। कई लोग इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, इतने बड़े भारत में आपके कहीं कहीं निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज कर दीजिएगा तो भारत का युवा उस निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। उसको मालूम है कि आज का युवा को कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के युवाओं को कि मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था कि आज भारत के युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं राजनीति में आइए, आपका स्वागत है, पर राजनीति डिपेंडेंट होकर नहीं, इंडिपेंडेंट होकर कीजिए। जब हम राजनीति पर निर्भर होकर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। अगर हम राजनीति को इंडिपेंडेंट होकर करेंगे तो निश्चित रूप से हम राजनीति की सही दिशा तय कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, आज के इस विशेष अवसर पे जहां विकास की योजनाओं की चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन मैं मानता हूं अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है और उसमें आप सबका साथ चाहिए, आप सबका विश्वास चाहिए, आप सबका प्रयास चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो कहीं ना कहीं एक भारतवासियों को अपने साथ जोड़ते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आज हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अगर बाहर लाया है, विश्व की भारत को चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, तो हमें भारत को निरंतर इसी भाव से अभी काम करना होगा। और ये भाव हम सबको हमारे सपने को पूरा करने में सफल करेगा। आज के दिन मैं इस पवित्र नगरी से, जहां पर चारों धाम में
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 25 लाख लोग इस साल दर्शन करने के लिए, 2 लाख और बढ़ गया, 2 दिन में हम अभी आए, तो 27 लाख लोग दर्शन करने आए। ये बढ़ते हुए भारत की तस्वीर। कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से निकलकर अगर टूरिज्म कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि अपने देश के अंदर ही घूमिए, अपने देश के लोगों को ही आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। उन्होंने विदेश जाने के लिए मना नहीं किया है, उन्होंने विदेश जाने की परंपराओं को रोकने का काम किया है। जरूरी है तो जरूर जाइए, लेकिन अपने देश में ऐसे कई खूबसूरत स्थान हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको अगर एक बार आप पूरा घूम लीजिएगा तो पूरा जीवन बीत सकता है। तो भारतीय चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम सब का भी सार्थक योगदान होना चाहिए। आज के इस मौके पे मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बधाई देता हूँ। आपने ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की है। लोग पहले सोचते थे कि 4 धाम का दर्शन करने जाएंगे मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पर गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ माँ गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूँ, तो मुझे भी लगता है, कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग अटूटा संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कल्पना इन्होंने यहाँ पर चालू की है, होम स्टे की। अब सोचिए, इस होम स्टे से यहाँ के परिवारों को पूरे 6 महीने के लिए एक अच्छा व्यापार और व्यवसाय मिलता है और साथ ही साथ अतिथि जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा आतिथ्य मिलता है। कहीं न कहीं ये भाव हमारे इस देव के पवित्र भूमि से हमें अलग करता है। देव इस पवित्र भूमि में कहीं ना कहीं हम अलग एहसास कराता है। मैं आज के दिन सब चीज़ की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है, और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं और हम तो कभी कभी लगता है कि एक कदम आगे चल रही हैं। और हमें खुशी है कि आज भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्द नारी वंदन अधिनियम को भी हम लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके अधिकार को और हम सुरक्षित कर सकें। और जिस तरीके से हम इस देश में महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हो, व्यवसायी के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, आर्म फोर्स में हो, पायलट बन के हो, तो निश्चित रूप से अपनी माँ बहनों पर गर्व होता है कि भारत की नारी आज निश्चित रूप से भारत को अग्रणी बनाने में आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस इंटेलेक्चुअल मीट के अवसर पे उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पे
बौद्धिक रूप से आप खुद सक्षम हैं, चूँकि आपसे ही अध्ययन लेकर हम लोग काम करते हैं। तो मैं आपको कोई नया विषय तो नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपने हम पर विश्वास किया है तो हम भारत को सही दिशा में और भारत को एक विकसित भारत बनाने में 2047 में हर भारतवर्षी के सपना बनाकर उसको सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।